Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 12। घर जाने के करीब 2-3 घंटे तक मैं चुपचाप सोफे पर लेटा रहा। मेरी चुप्पी की वजह मेरी माँ ने यही समझी कि शायद मेरी नौकरी की बात नहीं बन पाई। पर उस वक्त मैं उन्हें यह बात कैसे समझा पाता कि मेरी नौकरी ना लग पाना मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात उस वक्त हुई थी। क्या हुआ विकी, इतना उदास क्यों है? जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मेरे बालों को सहलाने लगी। मैं समझ गई तेरी नौकरी की बात नहीं हो पाई तो छोड़, कोई बात नहीं, नौकरियां तो मिलती रहती है, किसी दूसरे के लिए कोशिश करना। मैं तब भी कुछ ना बोला और आंखें मूंदे लेटा रहा। उस वक्त मेरा किसी भी बात का जवाब देने का मन नहीं कर रहा था। मैं बस कुछ देर खुद में रहना चाहता था ताकि जो कुछ देर पहले घटा उस पर ठीक से विचार कर सकूं। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था क्योंकि मैं अपनी यह समस्या किसी को बता भी नहीं सकता था। मैंने बस इसी एक शब्द से उनकी जिज्ञासा मिटाने की कोशिश की, जिसके आगे वो भी कुछ न बोली और चुपचाप चली गई। मैं पड़ा पड़ा चुपचाप बस यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। मैं उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां यह समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, ताकि ये मौजूदा परिस्थिति ठीक हो जाए। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि क्यों ना 5 बजे करीब उसकी दोस्त के फोन पर उससे बात करने की कोशिश करूं, क्या पता वो मुझसे बात कर ही ले। फिर सोचा कि अगर उसने मुझसे बात नहीं की तब मैं क्या करूंगा। फिर अगले पल सोचा क्यों ना 6:30 बजे मैं उसी जगह जाकर खड़ा हो जाऊं जहां पर मैंने उसे आज सुबह छोड़ा था। पर अगर वो वहां से उससे पहले ही चली गई तो इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी उलझन थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिमाग इतना ज्यादा परेशान हो रहा था कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल हो रहा था। इसी उलझन में लेटे लेटे 3 बज गए। मेरा मन इतना ज्यादा अशांत था कि किसी भी तरह चैन नहीं आ रहा था। आखिरकार मुझे रॉबिन की याद आई, क्योंकि एक रॉबिन ही वो इंसान था जिससे मैं अपने मन का बोझ कह सकता था। अगले पल मैंने उसे फोन मिलाया और उससे जल्दी घर आने को कहा। ऐसी क्या बात हो गई जो तू मुझे इतनी जल्दी घर बुला रहा है? कुछ खास बात है तो यही फोन पर बता दे। रॉबिन उत्सुकता जताता हुआ बोला। यार रॉबिन प्लीज, जो कह रहा हूं वो सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैं ये बात तुझे फोन पर नहीं बता सकता। आज मेरे कहने से 1-2 घंटे पहले आ जा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चल ठीक है, तू परेशान ना हो, मैं 4 बजे तक आता हूँ, यह कहकर उसने फोन रख दिया। ठीक 4 बजे मैं रॉबिन के घर पहुंच गया, पर रॉबिन अभी घर नहीं आया था। घर पर उसकी माँ थी। उन्होंने मुझे रॉबिन के कमरे में बिठा दिया। उसके कमरे में बैठे हुए भी मेरा दिमाग घोड़े की तरह यहाँ वहां दौड़ रहा था। मैं कुछ भी करके कोई ऐसी तरकीब ढूंढ लेना चाहता था जिससे ये सब गड़बड़ खत्म हो जाए और मुझसे अंजलि बात कर ले। तभी रॉबिन कमरे में आया। अरे वाह, तू तो मुझसे पहले ही आया बैठा है। जरूर कुछ गंभीर मुद्दा है जो तू इतना बेचैन है। अब बता क्या हुआ, क्या परेशानी है? रॉबिन अपना ऑफिस का बैग साथ रखी टेबल पर टिकाता हुआ बोला। यार रॉबिन, आज सुबह मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने होठ पिचकाकर बड़ी बेचारगी से कहा। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? वो जिज्ञासा जताता हुआ मेरे पास पलंग पर बैठ गया। फिर मैंने सुबह जो घटना हुई उसके बारे में उसे पूरे विस्तार से बताया। एक पल को तो रॉबिन यह सब सुनकर चुप हो गया, जैसे वो कुछ सोच रहा हो कि अब इस मामले पर कौन सी कारगर सलाह दी जाए। जब वो अगले 1-2 मिनट तक भी कुछ ना बोला तो मैं बेचारगी में झुंझला कर बोला, क्या हुआ? तू सुनकर चुप क्यों हो गया? बजाय मेरी परेशानी हल करने के तू तो चुप ही हो गया। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूं कि वो रोई क्यों होगी। वाह, तू उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहा है। मुझे पता होता तो मैं तुझे ना बता देता। मैं तो खुद नहीं समझ पाया कि वो रोई क्यों। मेरे ख्याल से मुझे यही लगता है कि शायद उसको मेरी हरकत बहुत बुरी लगी होगी। अच्छा, वो तुझ पर चिल्लाई भी थी? माँ ने तुझे पीछे की तरफ को धक्का दिया हो या फिर तुझे भला बुरा कहा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस वो चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलकर चली गई
आखिर में जाते वक्त कुछ बोली? हाँ, बाय विक्रांत, सिर्फ इतना कहा और चली गई। मैंने जबकि उससे पूछा भी था कि तुम्हें मेरी हरकत बुरी लगी क्या, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और चुपचाप चली गई। देख यार, जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो रोई क्यों। क्योंकि इस तरह के मामले में दो ही बात होनी चाहिए। एक तो ये कि अगर उसे तेरी हरकत बिल्कुल गलत लगी तो वो इसका विरोध करती और तुझे पीछे की तरफ धकेल देती। माना कि वो ये भी नहीं कर पाई क्योंकि अचानक वो कुछ समझ नहीं पाई, तो कम से कम वो जाने से पहले तो तुझे कुछ ऐसा कहती जिससे पता चले कि उसे बहुत बुरा लगा। मगर अजीब बात है, वो रोई भी और बिना कुछ कहे चली गई। अब क्या? इस बात का जवाब तू उसी से मांग। यार, मैं उससे जवाब तो मांग लूं, पर मैं उसके सामने किस मुंह से जाऊंगा? उसका रोता चेहरा याद करते ही हिम्मत टूट जाती है। अबे, तू लड़कियों से कब से डरने लगा? साला घाट घाट का पानी पीकर आज शरीफ बन रहा है। रॉबिन ने हंसकर तंज कसा और उठकर अपनी शर्ट उतारने लगा। देख रॉबिन, अभी मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है। मेरा मन वैसे ही बहुत बेचैन है। अगर तू मेरी कोई मदद कर सकता है तो बात कर, वरना दिमाग ना खा। मैंने थोड़ा झुंझला कर कहा। वो अपनी अलमारी में से कपड़े निकालते हुए नजर अलमारी के अंदर रखता हुआ बोला, मेरे ख्याल है कि तेरा उससे फोन पर बात करना फिलहाल कामयाब नहीं होगा। मेरी मान तो सीधा उससे किसी तरह मिल ले। मैं कैसे मिलूं? मेरे कहने से थोड़ी आएगी अब। तू ही मिलवा दे किसी तरह। वो टी शर्ट गले में डालता हुआ बोला, चल रुक, इस समय शायद कामनी हमारी मदद कर सकती है। मैं नीचे से कामनी को बुलाकर लाता हूँ। हाँ, मगर उससे सुबह वाली बात मत कहियो। बस इतना कहियो कि वो किसी बात पर नाराज हो गई है, तो बस एक बार मिलवा दे। हाँ हाँ, इतनी अक्ल तो मुझे भी है। कुछ देर बाद कामनी ऊपर आई और मैंने उसे उतनी ही बात बताई जितनी बताने का फैसला पहले किया था। भैया, आप चिंता ना करो, मैं कुछ भी करके अंजलि को आज शाम 7:30 बजे टाइप डी के फ्लैट्स के पास ले आऊंगी। वहां कोई आता जाता भी नहीं, इसलिए आप वहां इत्मीनान से बात कर पाएंगे। मुलाकात की तसल्ली देकर कामिनी चली गई, जिसके बाद मैं बड़ी बेसब्री से शाम के 7:30 बजने का इंतजार करने लगा। ठीक 7:30 बजे मैं और रॉबिन टाइप डी के फ्लैट्स के बीचों बीच जा पहुंचे। वहां एक सड़क थी जहां नीचे के 3-4 मकान खाली पड़े थे। शायद उनमें सालों से कोई नहीं रह रहा था, जिसकी वजह से उनके आगे और पीछे के बगीचे बिल्कुल उजाड़ पड़े थे। मैंने नजर स्ट्रीट लाइट की तरफ दौड़ाई तो वो भी खराब पड़ी थी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पेड़ों से अटा पूरा जंगल हो। मैंने रॉबिन से कहा, यार रॉबिन, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। मैंने चारों ओर निगाह दौड़ाई। तो सन्नाटे में ही तो मिलवाऊंगा, और क्या तुझे कॉलोनी के बीचों बीच मिलवा दूं, ताकि मुझे भी जूते पड़े और तुझे भी। कुछ मिनट के इंतजार के बाद बाएं मोड़ से अंजलि कामिनी के साथ आती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही मेरे दिल को थोड़ा सब्र आया। उस समय मेरे दिमाग में पहला विचार आया कि अगर ये वाकई मुझसे हद के पार नाराज होती तो यहाँ कभी ना आती। उसके मेरे पास पहुंचने तक मैं यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ करके उसके रोने की वजह जरूर पूछूंगा। हेलो भैया, ये लो, मैं ले आई इस मैडम को। कामिनी ने हाथ से अंजलि की ओर इशारा किया और मेरी तरफ देखकर बोली, आने में बहुत नखरे दिखा रही थी, पर फिर भी मैं मनाकर ले आई। थैंक यू कामिनी। जब मैंने कामिनी को इस बात पर शुक्रिया कहा तो उस समय भी मेरी नजरें अंजलि का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे याद है, अंजलि अपनी कटीली नजरों से मुझे देख रही थी। उसकी उन तीखी नजरों से ही मैं समझ गया था कि वो काफी गुस्सा है, मगर मैंने दिल ही दिल में हौसला किया और चेहरे पर मुस्कान कायम रखी। चल कामिनी, तुझे वो पार्क दिखाकर लाता हूँ। सुना है सरकार ने काफी पैसा लगाकर बनवाया है। हम भी तो देखें, इतने चर्चे क्यों हो रहे हैं इसके आजकल। रॉबिन ने कामिनी से कहा। हाँ चलो भैया। यह कहकर रॉबिन और कामिनी सड़क के दूसरी तरफ घूमते हुए चले गए, जबकि मैं और अंजलि उन भूतिया फ्लैट्स के बीच अकेले खड़े रह गए। वहां रोशनी इतनी मध्यम थी कि एक दूसरे का चेहरा बहुत हल्का दिखाई दे रहा था। पत्तों के बीच में से छनकर दूर खड़ी स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी ही रोशनी वहां पहुंच पा रही थी। हम वहां खड़े हैं ये देख पाना किसी के लिए संभव नहीं था। चारों तरफ पसरे सन्नाटे की वजह से माहौल काफी डरावना था,
पर रोमांस करने के लिए काफी सुरक्षित जगह थी। घर कब आई? मैंने दबी आवाज में अंजलि से पूछा। शायद मेरे पास बात शुरू करने का कोई और तरीका नहीं था। यही कोई 6:30 बजे के करीब। उसने गर्दन झुकाकर मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया। अच्छा, अब भी नाराज हो? नहीं, मैं तो पहले भी नाराज नहीं थी, उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैं उस पल मन में सोचने लगा कि अगर ये मुझसे नाराज ही नहीं थी तो उस वक्त ये मेरी किसी भी बात का जवाब दिए बिना क्यों चली गई। फिर भी मैंने संयम रखना सही समझा और धीमे धीमे बात मुद्दे पर ले जाने का सोचा। तुम्हें नहीं पता कि मैं दोपहर से कितना परेशान हूं, मैंने बेबस अंदाज में कहा। मुझे कैसे पता होगा? वो कंधे उचकाकर बड़ी सहजता से बोली। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी और बस गर्दन झुकाए बोलने वाली गुड़िया की तरह पटपट बिना किसी भाव के निपट रूखे जवाब दिए जा रही थी। मैंने अपना गला साफ किया और हिम्मत करके उस सुबह के किस्से के बारे में बात छेड़ी। आज जो गाड़ी में हुआ, मुझे उसके बाद यही लग रहा था कि शायद तुम मुझसे नाराज हो गई हो। विक्रांत, मुझे ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। हम यहाँ इस उजाड़ बगीचे में खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहीं से कोई भी आ सकता है। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और एकदम बात बदल दी। बात ही तो कर रहे हैं, मैंने मुस्कुराकर उसके इस डर को खारिज करने की कोशिश की। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं घर जा रही हूँ। उस वक्त मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बात बिना किसी निष्कर्ष के रफा दफा हो जाए, क्योंकि मैं उसके अंदर का हाल जानने के लिए उतावला था। मेरी चाहत थी कि उस वक्त वो पूरे दिल से मुझसे सिर्फ उस बारे में बात करे, ताकि मेरे अंदर पल रहे सारे वहमों का अंत हो जाए और मैं रात को सुकून से सो पाऊं। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पास खड़ी एक दीवार के किनारे ले गया। उस दीवार के किनारे पर जाकर किसी के लिए हमें देख पाना बहुत मुश्किल था। अब ठीक है? अब तो तुम्हें नहीं लग रहा कि कोई तुम्हें देख लेगा? उसने गर्दन ऊपर नीचे हिलाई। अंजलि, तुम्हें पता है मुझे बातें घुमा फिराकर करने की आदत नहीं। दिन से एक सवाल मेरे दिमाग में टक्कर मारे जा रहा है, प्लीज मुझे उसका जवाब दे दो ताकि मैं भी थोड़ी राहत की सांस ले सकूं। मेरी आवाज में मेरी परेशानी और बेबसी साफ झलक रही थी। पूछो, क्या हुआ? वो बिल्कुल नरम लहजे में बोली। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जिसमें गुस्से की वजह से किसी भी उथल पुथल की झलक भी नहीं थी। इस कारण मेरी उलझन और जवाब की उत्सुकता और बढ़ गई। मुझे उसके इस रवैये पर काफी हैरानी भी हो रही थी। मैं जवाब के लिए इतना आतुर था कि फौरन किसी टाइम मशीन में बैठकर उस पल तक पहुंच जाना चाहता था जहां वो मुझे जवाब देती। आज तुम गाड़ी में रोई क्यों? मैंने तुम्हें छुआ तो क्या तुम्हें बुरा लगा? मैंने थोड़ा झेपते हुए सवाल किया। उसने एक पल ठहर कर जवाब दिया। शायद नहीं, तुम्हारा छूना मुझे बुरा नहीं लगा, वो कोई और वजह थी। यह सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई कि ऐसी और कौन सी वजह होगी जो ये रो पड़ी। अंजलि, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या समझती हो। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, इसलिए तुम्हें अपने इतना नजदीक पाकर मैं खुद पर काबू खो बैठा और उसी बेबसी में गलती कर बैठा, जबकि मेरा ईमान जानता है कि मेरा पहले से ऐसा कुछ भी करने की कोई नियत नहीं थी। कसम से मैं सच कह रहा हूं। मैंने पूरा जोर लगाते हुए उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, पर इतना कुछ सुनने के बावजूद भी वह चुपचाप खड़ी हुई जमीन की तरफ देख रही थी। मैं इतना कुछ कह रहा हूं, अब तो मेरी बात का जवाब दो। कम से कम यह तो बता दो कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे। देखो विक्रांत, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कितना समझ पाए हो। शायद इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं आजाद ख्याल लड़की तो हूं, मगर आजादी के मेरे पैमाने कुछ अलग है। मेरे लिए ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। बचपन से लेकर आज तक मेरा दिमाग सिर्फ लिखाई पढ़ाई में ही था और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आए पहले लड़के हो जिसे मैंने इस तरह की बातें की हैं, और तो और अब तो तुम वह पहले लड़के भी बन चुके हो जिसने मुझे छुआ है। इतना बोलकर वह 2 पल के लिए रुक गई, जैसे अपनी आगे की तकरीर कहने के लिए सांस ले रही हो। क्या हुआ? बोलते बोलते रुक क्यों गई? फिर वो बोली, मेरे हिसाब से लड़की का बदन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कभी भी कोई भी छू सके। मेरा शुरू से ही ये मानना है कि मेरे बदन को छूने का हक
सिर्फ उसके पास होना चाहिए जो शादी करके पूरी जिंदगी मेरे साथ निभा सके। पर सुबह अचानक इतना कुछ हो गया कि मैं अपने मन की कोई भी बात तुम्हें पहले से साफ नहीं कर पाई। तुमने मुझे कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। जिस आबरू को मैंने पिछले 22 साल से संभाल रखा है, उस आबरू को तुमने मुझसे बिना पूछे ही छू लिया। पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही थी कि इस सब का मुझे बहुत बुरा लगना चाहिए था, पर जाने कैसे मैं उस पल खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रही थी। उसकी ये बातें सुनकर मैंने फिर भी राहत की सांस ली। कम से कम मुझे ये बात तो साफ हो ही गई थी कि उसको मेरी हरकत बुरी नहीं लगी और वो मुझसे नाराज भी नहीं थी। अब मैं बड़ी दिलचस्पी से उसे सुनने लगा। वो आगे बोली, जिस पल तुमने मुझे अपने होठों से छुआ तो उस पल मुझे अपनी आत्मा में एक अजब सी तृप्ति महसूस हुई और मेरी आंखों से आंसू इसलिए बह रहे थे कि मेरे मन के पिछले पटल पर यह विचार चल रहा था कि आज मेरी आबरू उसने छू तो ली, पर अब क्या ये इसकी इज्जत कर पाएगा? आगे देखना बाकी है। तुम ही बताओ, बरसों से सहेजी हुई चीज आज किसी के हाथ लग गई थी तो मेरी चिंता तो जाहिर है ना। जब वो ये सब बोल रही थी तब मैंने बीच में ही अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसे चुप करा दिया। उसकी बातें इतनी वजनी थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बातों से ही जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गया था। जिस तरह की बातें उसने मुझसे की थी वैसी बातें किसी ने मुझसे आज तक पहले नहीं की थी। शायद आज से पहले किसी ने मुझसे इतनी उम्मीद भी नहीं की होगी जितनी उसकी बातों से महसूस हुई। पर उसकी सच्चाई और सादगी को देखकर मैंने अपने मन में फैसला किया कि अब तक अपने जीवन में मैंने जो कुछ किया वो किया, पर आगे इस लड़की से मैं रिश्ता बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से निभाऊंगा। यह सब सोचकर मैं तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर उसके सामने बैठ गया। मेरी इस हरकत को देखकर वो मुस्कुरा उठी। अरे नीचे क्यों बैठ गए, क्या हुआ? तभी मैंने अपनी शर्ट के पीछे लगे गुलाब को निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं वो गुलाब यही सोचकर लाया था कि वो उसे मनाने में मेरी मदद करेगा। उस गुलाब को देखकर उसका चेहरा भी गुलाब की तरह खिल उठा और वो मुस्कुराकर बोली, मेरे लिए नहीं, यहाँ इस फ्लैट में रहने वाली भूतनी के लिए। और मैं हंस पड़ा। जैसे ही वो गुलाब उसने मेरे हाथों से लिया तो मैंने उसका हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच पकड़कर कहा, अंजलि, मुझे नहीं पता कि अभी तुम आगे क्या फैसला करोगी, पर हाँ, मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये तसल्ली देता हूँ कि मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतने में रॉबिन ने आवाज दी। शायद वहां कोई आ रहा था और हम फौरन वहां से निकल गए।